वो पहला वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया था। ओके, आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी, पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है क्वालिटी अच्छा। तो देखो, किताब तो तुम्हारे पास है ही, राइट? तो एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी क्लिकिंग द पिक्स। अगर कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा है या फिर एनीथिंग, मैं क्लिक करके तुमको दे दूँगी, तो फिर थोड़ा बहुत क्लियर हो ही जाएगा। नहीं तो वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होने वाला है, ठीक है? तो अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ चीज़ है जो क्लियर नहीं है, तो जस्ट आस्क मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू सेंड यू ऑल द पिक्चर्स। ओके, अभी देखो हम कहाँ पे थे। तो नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है? द प्रोमोटर मस्ट नॉट मेक ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी विच इज बीइंग प्रोमोटेड। जो कंपनी बनाया गया है, जो कंपनी बनाने वाला है, वो प्रोमोटर जो प्रोमोट कर रहा है जिस कंपनी को, उसका एक्सपेंस, उसका कुछ ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए जो खर्चा किसको बिलोंग करता है, किसका सीक्रेट प्रॉफिट बन जाता है? प्रोमोटर का। तो प्रोमोटर को कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है जो कि आगे जाके जब कंपनी फॉर्म होगा उसको एक्सपेंस सहना पड़े बिना कारण। ओके, इफ एनी सीक्रेट प्रॉफिट इज मेड इन वायलेशन ऑफ दिस रूल, अगर इस रूल को तोड़ के तुम कुछ सीक्रेट प्रॉफिट बनाते हो एज अ प्रोमोटर, द कंपनी में ऑन डिस्कवरिंग इट, जब कंपनी को पता चल जाएगा, कंपेल हिम टू अकाउंट फॉर, तो कंपनी क्या करेगा? प्रोमोटर को कंपेल करेगा कि तुम बताओ तुम इतना पैसा मतलब कहाँ लगाए, एंड सरेंडर सच प्रॉफिट की, मतलब उसको फोर्स करेगा बताने के लिए, बोलने के लिए कि मतलब उसने ये क्राइम किया था, उसने ये भूल किया था, एंड उसको सारा प्रॉफिट भी कंपनी को लौटाना पड़ेगा। वी विल गो फॉर द लाइबिलिटीज इन वेरी डिटेल इन द नेक्स्ट टॉपिक, जो लाइबिलिटी आने वाला है। यहाँ तक बस यही जानना है। तो द मेन जिस्ट ऑफ दिस पॉइंट इज व्हाट? Promoter is not allowed to make any secret profit at the expense of the proposed company. Now let's go to the next point. To give benefit of negotiation to the company. इसका मतलब समझो. What do you mean by negotiation? Negotiation here means discussion या फिर any transaction जो एक promoter करता है किसके behalf में? कंपनी के behalf में. Okay. तो जो भी डिस्कशन कौन करता है? प्रोमोटर करता है कंपनी के बिहाफ में। इसका क्रेडिट भी किसको मिलना चाहिए? उसका क्रेडिट भी कंपनी को ही मिलना चाहिए। लेट्स रीड फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल एक्सप्लेन। द प्रोमोटर मस्ट गिव टू द कंपनी द बेनिफिट ऑफ एनी नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट्स, okay, into which he enters in respect of the company. कंपनी के बिहाफ में प्रोमोटर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, कंपनी के बिहाफ में प्रोमोटर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स करता है उसका बेनिफिट डायरेक्टली कंपनी को मिलना चाहिए। Thus, where he purchases some property for the company, कंपनी के बिहाफ में जब वो कोई भी परचेज करता है, he cannot rightfully sell that property to the company at a price higher than what he had paid for it. Let me explain. यहाँ पे देखो क्या बोला है कि okay, तो this guy is the promoter. This guy is a promoter. तो what does he do? वो क्या करता है? एक फैक्ट्री खरीदता है. Do not relate with the other things, okay? देखो, एक ये another example है. तो एक फैक्ट्री खरीदता है वो प्रोमोटर जो है, वो एक फैक्ट्री खरीदता है। ओके, वो फैक्ट्री कितने में खरीदता है? 50 lakhs में खरीदता है। फिर क्या करता है? ही जस्ट बॉट इट, है ना, बाय करता है ये फैक्ट्री कितने में? 50 lakhs में। फिर जब कंपनी फॉर्म हो जाता है, जब कंपनी फॉर्म हो जाता है, प्रोमोटर क्या करता है? कंपनी को सेल कर देता है। क्या सेल करता है? यही प्रॉपर्टी। ओके, यही प्रॉपर्टी सेल कर देता है, पर 50 lakhs में नहीं, सपोजिंग 70 lakhs में, जहां पे उसका 20 लाख का इसका प्रॉफिट हो जाता है। ये गलत है। ही कैन नॉट डू दिस। आफ्टर ऑल प्रोमोटर ने कंपनी के लिए ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसमें कि ही बॉट दिस फैक्ट्री एट 50 lakhs। फिर वो कंपनी के बिहाफ में 50 lakhs में खरीदा, फिर वो उसी फैक्ट्री को बाद में जाके कंपनी को ज़्यादा दाम में कैसे बिक सकता है? ही कैन नॉट डू दिस। द प्रोमोटर इज नॉट अलाउड टू डू दिस। ओके, तो जिस प्राइस में वो खरीदता है उसी प्राइस में कंपनी से भी पैसा उसको
मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। मतलब प्रोमोटर जो भी करता है कंपनी के लिए करता है। जैसे कि जो पेरेंट होता है, एक फैमिली का जो पेरेंट होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो ब्रेड अर्नर होता है, जनरली योर डैड, राइट। तो दैट मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पापा जो है तुमको जितना भी खिलाता है, जो भी करता है, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेता है? नहीं लेता है ना। तुम्हारे लिए काम करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लेता। देखो भाई, मैं बेटे के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा पैसा दो, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ही इज गॉना, मतलब जो भी उसको मिलेगा, जो भी पापा को मिलेगा वो तुमको मिलेगा, राइट। तो मतलब वो पापा का पैसा है, उसमें तुम्हारे लिए कर रहा है, तो इसके लिए पापा को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा बॉस, है ना। तो वही चीज़ इसमें अप्लाई होता है। प्रोमोटर कंपनी का क्या है, आफ्टर ऑल पेरेंट है ना, एक पेरेंट है, फादर है। तो अगर वो कंपनी के लिए कुछ खरीद रहा है तो फिर अपने ही बेटे को ज़्यादा पैसे में थोड़ी ना सेल कर देगा, वो ऐसा नहीं करेगा। फैक्ट्री का दाम 50 लैक्स है तो कंपनी को भी 50 लैक्स ही दिखाना पड़ेगा, 70 लैक्स वो 70 लैक्स में सेल नहीं कर सकता। दैट इज ऑल द पॉइंट इज रिटन हियर। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 वेयर ही परचेजेस सम प्रॉपर्टी फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए जब वो एक प्रॉपर्टी खरीदता है, ही कैन नॉट राइटफुली सेल द प्रॉपर्टी टू द कंपनी एट अ प्राइस हायर, एक ज़्यादा दाम में नहीं बेच सकता देन वॉट ही हैड पेड फॉर इट। 50 लैक्स पेमेंट किया है तो 50 लैक्स ही दिखाना पड़ेगा। इफ़ ही डज सो, अगर वो करता है ऐसा गलती, द कंपनी मे ऑन डिस्कवरिंग इट, जब कंपनी को पता चल जाएगा, रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। डू यू नो रेसेंड? यू मस्ट नो, अगर तुमने लॉ किया है मेरी क्लास में तो ऑब्वियसली यू नो रेसेंड। रेसेंड करना मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देना, एक कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर देना, ख़त्म कर देना, ब्रीच कर देना, दैट इज रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर कंपनी को पता चल जाए कि ऐसा मतलब कुछ हो रहा है, ज़्यादा दाम में बिका जा रहा है कंपनी को वापस, तब क्या हो जाएगा, ये डिस्कवर करने के बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ये फैक्ट्री खरीदने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको नहीं माना जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा। कंपनी नहीं मानेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड। अभी क्यों नहीं मानेंगे देखो भाई, एक बात बताती हूँ, प्रोमोटर जितना भी खर्चा करता है ना कंपनी के लिए, वो कंपनी बाद में अकाउंटेबल बन जाता है। अगेन नॉट ऑलवेज, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोमोटर एक कंपनी के लिए करता है ड्यूरिंग द प्रोमोशन स्टेज आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दोनों सेम है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रोमोटर अपनी पॉकेट से पैसा देता है। बाद में जाके जब कंपनी फॉर्म हो जाएगा तब कंपनी को ऑप्शन मिलता है कि कंपनी एक्सेप्ट कर भी सकता है या फिर कंपनी रिजेक्ट भी कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो कंपनी एक्सेप्ट कर देता है, हम मैं फिर से बताऊंगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में जब हमको मिलेगा, पर अभी के लिए अभी जान लो। तो जब कंपनी को मतलब या तो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जब कंपनी को मतलब क्या हो जाएगा, कंपनी को ऑप्शन मिल जाता है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेता है, तो ये पैसा जो है प्रोमोटर को दे दिया जाएगा, या फिर मतलब 50 लैक्स का जो भार है, जो लाइबिलिटी है, वो कंपनी ले लेगा, कंपनी पेमेंट कर देगा अगर कुछ पेंडिंग वेंडिंग है तो, ठीक है। पर अगर जो कंपनी है इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानता तो फिर क्या होगा, अगर वैलिड नहीं मानता प्रोमोटर पर्सनली लायबल हो जाएगा। अगर वैलिड नहीं मानता तो प्रोमोटर पर्सनली क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। 50 लैक्स का जिम्मेदारी प्रोमोटर को अकेले उठाना पड़ेगा, कंपनी इसमें कोई भी क्या नहीं करेगा, लायबिलिटी नहीं लेने वाला है। एम आई क्लियर? ओके, विल गो टू इट डीपली धीरे धीरे। अभी के लिए ये पॉइंट समझ में आ गया ना। तो जब कंपनी को पता चल जाएगा तो वो क्या करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देगा, वो मानेगा ही नहीं इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द परचेज मनी। ऊपर से जो प्रोमोटर कंपनी का नाम लेके 50 लैक्स का ट्रांजैक्शन किया था फैक्ट्री के साथ, जो भी 50 लैक्स का ट्रांजैक्शन किया था कंपनी मतलब
वो फैक्ट्री के साथ, फैक्ट्री के ओनर के साथ, वो 50 lakhs का लाइबिलिटी जो है उल्टा कंपनी के नाम में परचेज हुआ था ना, और अब तो उल्टा क्या देना पड़ेगा, कंपनी को लौटा देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के नाम में 50 lakhs का परचेज हुआ था। ऑब्वियसली दिस प्रोमोटर इज गोना रिकवर हिज एक्सपेंस, है ना, तो कंपनी को फिर से इसको जो है पैसा दे देना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके बस इतना याद रखो, ये प्रोमोटर जो है जो कंपनी है उसको अपना मान के चलाना पड़ेगा, ठीक है, उसके नाम पे वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता, सीक्रेटली वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ओके आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं हो तो अगेन आई बी एक्सप्लेनिंग, ओके जस्ट लेट मी नो। फिर देखो नंबर 3rd पॉइंट में क्या लिखा है, टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ, यहाँ पे देखो ये पॉइंट ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मत लिखना, क्या लिखना है, टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स। क्लियर, ओके। अभी देखो, इफ द प्रोमोटर फेल्स टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स, जो मटेरियल फैक्ट्स मतलब क्या होता है, जो भी वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जो अगर तुम नहीं बताते हो तो गड़बड़ी हो सकती है। सारे मटेरियल फैक्ट्स, सारे ट्रू फैक्ट्स एंड इवेंट्स को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को सब कुछ बताना पड़ेगा, रिवील करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एनी प्रॉफिट ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग कोई भी प्रोमोटर ने अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इन अ ट्रांजैक्शन, जब वो बता देगा ना, वो ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रहेगा, अगर नहीं बताता है तब फंस जाएगा, तब वो सीक्रेट प्रॉफिट कहलाएगा। पर्सनल इंटरेस्ट इन अ ट्रांजैक्शन विद द कंपनी में सू, क्या कर देगा, कंपनी जो है अगर मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, कंपनी को नहीं बताया गया है, द कंपनी में सू हिम फॉर डैमेज, फॉर ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना, ऑफ हिज फिडुशियरी ड्यूटी। अगेन फिडुशियरी ड्यूटी मतलब मैंने नहीं बोला था, लीगल पोजीशन क्या होता है, फिडुशियरी रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, कंपनी एंड उसके बनाने वाले कंपनी, सॉरी प्रोमोटर एंड उसके प्रोपोज कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है, फिडुशियरी रिलेशनशिप। तो डोंट यू थिंक अगर वो सच सच बातें नहीं बोल रहा है, अगर प्रोमोटर सच्चाई को छुपा रहा है, तो डोंट यू थिंक वो ब्रेक कर रहा है उसके केयर टेकर वाला ड्यूटी को, ब्रेक कर रहा है, राइट, एंड रिकवर फ्रॉम हिम एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड इवन दो रिसेशन इज नॉट आस्क्ड और इज इम्पॉसिबल। ओके तो क्या करेगा, एंड रिकवर फ्रॉम हिम एनी सीक्रेट प्रॉफिट, तो क्या कर जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, ऊपर से तो एक सू करने वाला है, लाइबिलिटी है में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए देखो जो कंपनी है वो क्या करेगा, प्रोमोटर को सू कर देगा, सू करना मतलब केस दे देगा उसके अगेंस्ट, ठीक है, किसके, प्रोमोटर के अगेंस्ट जब केस फाइल कर देगा, क्या बोल के फाइल करेगा कि डैमेज किया गया है, डैमेजेस के लिए क्लेम करेंगे, ठीक है, डैमेजेस के लिए क्लेम करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो फिडुशियरी ड्यूटी है, जो प्रोमोटर का ड्यूटी है, उसका ब्रीच हुआ है, एंड रिकवर फ्रॉम हिम एनी सीक्रेट प्रॉफिट, और उल्टा उसको सू करेगा, डैमेजेस के लिए भी क्लेम करेगा, और ऊपर से जितना भी सीक्रेट प्रॉफिट बनाया था उसको भी रिकवर करवाएगा, मेड इवन दो रिसेशन इज नॉट आस्क्ड, इवन दो क्या है, इवन दो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म या फिर ब्रेक नहीं कर रहा है, और इज़ इम्पॉसिबल, इवन दो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रोमोटर और थर्ड पार्टी के बीच, इवन दो कॉन्ट्रैक्ट उस कंडीशन में नहीं है जिसको तोड़ा जाए, इवन देन प्रोमोटर को कंपनी जो है, कंपनी सू कर सकता है उस प्रोमोटर को, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, एंड पूरा का पूरा जितना भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया गया था उसको रिकवर कर सकता है, इवन दो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ होते हैं ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसको इम्पॉसिबल होते हैं ख़त्म करने को, तो इवन देन दिस विल बी डन। नेक्स्ट अब देखो, नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ पोजीशन, वो तो देखा देखी है, जस्ट कॉज प्रोमोटर हैपन्स टू बी द पेरेंट, द मेन मतलब स्टार्टर ओके ऑफ अ कंपनी, डजंट मीन कि वो अपना पोजीशन का अनफेयर यूज करेगा। द प्रोमोटर मस्ट नॉट मेक एन अनफेयर यूज एंड टेक केयर टू अवॉइड एनी अननेसेसरी यूज ऑफ हिज पोजीशन, तो वो कोई भी अनफेयर यूज उसको नहीं करना है, एंड उसका पोजीशन का अनफेयर यूज नहीं करना है, एंड मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एनीथिंग विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड। तुमको ऑलरेडी पता है अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड की वजह से अगर कुछ
मतलब गलत अनफेयर यूज़ ऑफ द पोजीशन हुआ है तो फिर अगेन वो फंस जाएगा। ये भी इसका ड्यूटी है कि वो कोई अपना पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करे। नेक्स्ट वन देखो, ड्यूटी ऑफ प्रोमोटर एज रिगार्ड टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी को, क्या हर कंपनी को या फिर प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी को बनाना पड़ता है प्रोस्पेक्टस? Prospectus is allowed to be made only to what? Public companies. Private companies are not allowed to make prospectus. क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां होता है वो पब्लिक को नहीं अप्रोच कर सकता कि शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, वेयर एज जो पब्लिक कंपनियां होती है उसको पूरी राइट है कि वो पब्लिक को अप्रोच करे और बताए कि हमारे शेयर्स पे इन्वेस्ट करो, हम मतलब हम क्योंकि हमको पैसा चाहिए। ये किसका राइट है? पब्लिक कंपनी का। तो प्रोस्पेक्टस बनाने का हक भी किसका है? ओनली एंड ओनली पब्लिक कंपनी के। ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रोमोटर होता है ना, देखो प्रोमोटर ही तो सी एस लोगों को पैसा वैसा दे के ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाता है। डू यू रिमेम्बर जो हम स्टेप्स पढ़े थे, है ना, जब जब मैंने स्टेप्स के बारे में बोला था, प्रिपेयरिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, रिमेम्बर MOA AOA प्रोस्पेक्टस, ये सब कौन बनवाता है? प्रोमोटर ही तो बनवाता है। हाँ ये मतलब अलग बात है कि वो मतलब सी एस लोगों को हायर करते हैं, हायर, है ना। क्या ये सी एस लोग भी प्रोमोटर कहलाएंगे? तो फिर नहीं, पर ये प्रोमोटर जो है इन लोगों के हेल्प लेके ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो सिमिलरली ये जो प्रोमोटर होता है ना, उसका कुछ ड्यूटी होता है जब वो प्रोस्पेक्टस बनाता है। क्या ड्यूटी है? उसको चेक करना है। देखो, द प्रोमोटर मस्ट सी इन कनेक्शन विद द प्रोस्पेक्टस इफ एनी इज इशूड, इफ एनी, अगर प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो फिर उसको क्या क्या देखना है? ये जो प्रोस्पेक्टस है कंटेन्स द नेसेसरी पर्टिकुलर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स है उसको, मतलब वो सब प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड है कि नहीं, contains all the necessary particulars. Secondly, does not contain any untrue, गलत या फिर misleading statements or does not omit any material fact. तो ये दोनों चीज़ जो है एज अ प्रोमोटर उसको देखना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टस में क्या सब कुछ जो जो चाहिए हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्या सब कुछ इंक्लूडेड है। सेकेंडली उसको क्या देखना पड़ेगा कि वो जो मतलब प्रोस्पेक्टस है उसमें कोई भी गलत या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं है, या फिर कोई भी मटेरियल फैक्ट जो है ओमिट नहीं किया गया है। कूल? ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड द ड्यूटीज ऑफ अ प्रोमोटर। नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वॉज वन। नंबर टू वॉज व्हाट? टू गिव बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसको सही से कंपनी को बताना है। कंपनी को ज़्यादा दाम में प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी हो जाए जो कंपनी के लिए बाई किया गया था नहीं कर सकता, वो अपने लिए सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता प्रोमोटर। तो और प्रोमोटर को क्या करना है? सारे मटेरियल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन का फुल डिस्क्लोजर करनी है। अगर नहीं करता है तो फिर वो जो कंपनी है उसको सू कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ऊपर से सीक्रेट प्रॉफिट जो है पूरा का पूरा क्लेम कर सकता है। फिर देखो, नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ द पोजीशन। जस्ट कॉज द प्रोमोटर इज लाइक द गॉड टू द प्रपोज्ड कंपनी डजंट मीन दैट द प्रोमोटर विल टेक एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन। फिर उसके बाद ड्यूटी ऑफ द प्रोमोटर एज रिगार्ड टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के टूवर्ड्स भी प्रोमोटर के कुछ कुछ ड्यूटीज होते हैं। पहला वाला ड्यूटी क्या है? सारे नेसेसरी पर्टिकुलर्स जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देनी है वो सब मतलब प्रोस्पेक्टस में है कि नहीं, जो है प्रोमोटर को चेक करना पड़ेगा। सेकेंडली व्हाट ही हैज़ टू चेक, उसको देखना पड़ेगा कि सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है प्रोस्पेक्टस में कहीं वो गलत या फिर मिसलीडिंग तो नहीं है, और कोई मटेरियल फैक्ट्स तो इंक्लूड, ओमिट करना मतलब व्हाट डू मीन बाय ओमिट? ओमिट मतलब इंक्लूड नहीं करना, है ना, नॉट टू इंक्लूड द मटेरियल फैक्ट। ओमिट करना मतलब इग्नोर करना। ओके, तो कि कोई भी मटेरियल फैक्ट जो है इग्नोर नहीं किया गया है प्रोस्पेक्टस में, ये सब चेक करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लायबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी? लायबिलिटी इज एवरीथिंग जो मतलब प्रोमोटर को बाद में पछताना जो पड़ता है। अगर वो गलती करता है तो उसका पछताना कैसा है, क्या लिमिटेड है, क्या अनलिमिटेड है, या फिर किस प्रकार का है, वो सब हम पढ़ेंगे।
तो देखो नंबर 1 इज लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट। अगर अगर प्रॉफिट कमा रहा है प्रोमोटर, तो प्रोमोटर का लाइबिलिटी है कि वो सब कुछ किसको बताए, कंपनी को बताए। अगर नहीं बताता है तो लाइबिलिटी टू अकाउंट फॉर सीक्रेट प्रॉफिट। ओके, अगर वो नहीं बताता है तो क्या होगा, हमने इतने बार तो वो पढ़ लिया कि उसका फंक्शंस क्या है, उसका ड्यूटीज़ क्या है। अभी वो अगर फंसता है तो कैसे फंसेगा एंड उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस आएंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अगेन to account for profit. अभी देखो the promoter stands in a fiduciary position to the company. We already know it is in a fiduciary relationship, not as a trustee, not as an agent. The promoter is liable, ये to account को काट देना, we do not need this to account. Okay, the promoter stands in a fiduciary position to the company. The promoter is liable to the company for all secret profits made by him. क्या बोला गया है, प्रोमोटर को क्या करना है, कंपनी को बताना पड़ेगा सारे उसके सीक्रेट प्रॉफिट्स के बारे में, मेड बाय हिम विदाउट फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। कंपनी लाइबल है, सॉरी प्रोमोटर लाइबल है कंपनी के टूवर्ड्स फॉर ऑल द सीक्रेट प्रॉफिट्स मेड बाय हिम विदाउट फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। अगर वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट्स कर रहा है, कोई भी क्या कर रहा है, सीक्रेट प्रॉफिट्स कर रहा है, और इन सीक्रेट प्रॉफिट्स के बारे में कंपनी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो कंपनी के टूवर्ड्स वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। एम आई क्लियर? अगेन वंस मोर, अगर प्रोमोटर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है और कंपनी को नहीं बता रहा है, तो फिर वो प्रोमोटर लाइबल बन जाएगा टुवर्ड्स द कंपनी। अभी लाइबिलिटी कैसा होगा, देखो द कंपनी में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कोर्सेस इफ द प्रोमोटर फेल्स टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट। क्या क्या एक्शन लिया जाएगा उसके अगेंस्ट। नंबर 1, द कंपनी कैन सू द प्रोमोटर फॉर एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिकवर द सेम विद इंटरेस्ट। कंपनी क्या कर सकता है, सू केस फाइल कर सकता है टुवर्ड्स मतलब अगेंस्ट होम, द प्रोमोटर, फॉर एन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिकवर द सेम विद इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बस ओनली द प्रॉफिट अमाउंट को रिकवर नहीं करेंगे। ओके, वो जो है ना, जो मतलब कंपनी है ना, वो बस प्रॉफिट अमाउंट को रिकवर नहीं करें। सपोजिंग जो प्रॉफिट है, जो सीक्रेट प्रॉफिट है, उसको ही नहीं करेंगे, प्लस प्रॉफिट सपोजिंग उसने जो है चुप चुप के प्रॉफिट, सपोजिंग 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था चुप चुप के, कौन, प्रोमोटर, तो 2 करोड़ के साथ उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? तो कंपनी विल नॉट ओनली रिकवर द प्रॉफिट अमाउंट बट ऑल्सो इंटरेस्ट फॉर दैट प्रॉफिट अमाउंट। उसके बाद द कंपनी कैन रेसेंड, अगेन रेसेंड करना मतलब ब्रेक करना, स्टॉप करना है ना, देखो ब्रेक। ओके, तो द कंपनी कैन रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन रिकवर द मनी पेड। या फिर सिंपली कंपनी क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है एंड पैसा जो जितना भी पेमेंट किया गया है कंपनी के नाम में, वो रिकवर किया जा सकता है। तो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, अगर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाया जा रहा है एंड उसके बारे में कंपनी को कोई आइडिया नहीं है, तो फिर प्रोमोटर लाइबल बन जाएगा टुवर्ड्स द कंपनी। और जब ऐसा होगा तो कंपनी का क्या क्या एक्शंस ले सकता है, वो सू कर सकता है प्रोमोटर को उस प्रॉफिट अमाउंट के लिए, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। सेकेंडली अनदर ऑप्शन क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ सकता है। कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मानेगा ही नहीं, एंड नहीं मानेगा एंड ऊपर से जो कंपनी के नाम पे जितना पेमेंट किया गया है वो पैसा भी रिकवर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के टूवर्ड्स। अभी देखो लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कोई अगर उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दिया गया है, मिस स्टेटमेंट्स दिया गया है, तो लाइबिलिटी फॉर, तो फिर क्या क्या लाइबिलिटी मतलब प्रोमोटर का लाइबिलिटी कैसा होगा अगर वो प्रोस्पेक्टस में उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट्स दे देता है। डू नॉट राइट दिस पैराग्राफ, डायरेक्टली कम टू सिविल लाइबिलिटी, यहाँ से ओके, फ्रॉम सिविल लाइबिलिटी। देखो क्या लिखा गया है, You can ignore the sections always. तो देखो, a promoter is liable for any untrue statement. Promoter liable बन जाएगा कोई भी गलत statement के लिए। कहाँ statement दिया गया है, in the prospectus, to a person who has subscribed to any shares or debentures on the faith of the prospectus.
तो मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि ये जो तेरा प्रोस्पेक्टस है इसमें सारा फैक्ट्स देनी पड़ती है। ओके, तो यही पढ़ के ये प्रोस्पेक्टस जो है किसको दिया जाता है, पब्लिक को दिया जाता है। पब्लिक को क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है बोलने के लिए कि देखो भाई, तो अब हमारा कंपनी में देखो हम ये काम करेंगे, ये काम हमने किया है, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, इसमें सारा डिटेल्स एंड मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किया गया है जो कि ट्रू है, सच है। भूल इंफॉर्मेशन देना बहुत ही बड़ी गलती है। ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है देख लो, पढ़ लो, ये सब पढ़ के ही ये जो पब्लिक है, ये जो लोग हैं, वो तुम्हारे कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ठीक है, अभी तुम जो हो, अगर कोई भी जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस में अगर तुम अनट्रू वाला स्टेटमेंट दे देते हो जो कि गलत है, जो कंपनी का तुम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि गलत है, विच इज़ अनट्रू। ओके, एंड इसी अनट्रू स्टेटमेंट को पढ़ के ये जो XYX है, जो पब्लिक है, एक नॉर्मल एक जो इंसान है पब्लिक में से आया हुआ, वो इंसान अगर तुम्हारे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेता है तो जो लॉस उसको फेस करनी पड़ेगी, उसके जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी लेगा प्रोमोटर को लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोमोटर के गलती के वजह से ये जो सब्सक्राइबर है, जो पब्लिक है, वो फंस जाता है, जो शेयर होल्डर। आफ्टर ऑल, इफ़ ही परचेजेस द कंपनी शेयर्स, व्हाट डज ही बिकम, ही बिकम्स अ शेयर होल्डर, राइट। तो शेयर होल्डर को जो भी तकलीफ होती है इस गलत स्टेटमेंट के लिए जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, उसके लिए कौन फंसेगा, प्रोमोटर फंसेगा। देखो, अ प्रोमोटर इज लाइबल फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। वो लाइबल होगा प्रोस्पेक्टस कंपनी के टूवर्ड्स या फिर वो इंसान के टूवर्ड्स जिसने पढ़ के पछताया है, टूवर्ड्स उस इंसान, मतलब दैट शेयर होल्डर हु हैज़ सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स, जिसने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हैं या फिर डिबेंचर्स खरीदा है, ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस को भरोसा करके, प्रोस्पेक्टस सही है ये सोच के, जो ये शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होंगे, प्रोमोटर। तो बाद में मतलब अगर उस इंसान को पता चलता है कि ये तो गलत दिया हुआ है, तो वो डायरेक्टली किसको केस फाइल कर सकता है, इस प्रोमोटर को। सच अ पर्सन मे सू द प्रोमोटर फॉर कंपेंसेशन, तो वो क्या कर सकता है, सू कर सकता है प्रोमोटर को फॉर कंपेंसेशन के लिए, फॉर एनी लॉस और डैमेज सस्टेन बाय हिम। अगर कोई भी लॉस या फिर कोई भी डैमेज अगर इस सब्सक्राइबर को हो जाता है तो उसके लिए वो सू करेगा प्रोमोटर को, एंड प्रोमोटर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ मैटर्स होते हैं। ओके, जब तुम प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तुमको पता चलेगा कि क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी है कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टस में। जब जैसे कि मतलब वो कितना पैसा उसको उठाना है, ओके, फिर वो कहाँ मतलब अपना काम का डिटेल्स, क्या क्या करता है वो एग्जैक्टली, फ्यूचर में क्या क्या करना चाहता है, प्रेजेंट में क्या क्या कर रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में देनी पड़ती है। कुछ मैटर्स होते हैं जो कंपल्सरीली देनी पड़ती है। ओके, तो इट लेज डाउन मैटर्स टू बी स्टेटेड एंड रिपोर्ट्स टू बी सेट आउट। ये सेक्शन इग्नोर कर सकते हो अगेन, तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि The Companies Act 2013 lays down all the matters to be stated and reports to be set out in the prospectus. सारे मैटर्स जो देनी पड़ेगी एंड सारे रिपोर्ट्स जो कि प्रोस्पेक्टस में देना ज़रूरी है। अ प्रोमोटर में बी हेल्ड लाइबल, प्रोमोटर लाइबल बन जाएगा फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी। फ्रॉडुलेंटली मतलब गलत तरीके से, इंड्यूसिंग मतलब कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, फोर्स कर रहे हैं, इन शॉर्ट। ओके, ब्रेन वॉशिंग करके, जो फ्रॉडुलेंटली ब्रेन वॉश कर रहा है उन लोगों को ताकि पैसा वो इन्वेस्ट करे, ताकि शेयर्स खरीदे ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स, गलत या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स मेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो इन शॉर्ट वी हैव टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, एक है तुम्हारा सिविल लायबिलिटी, एक क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर मैं जनरल लैंग्वेज में बोलूँ, सिविल मतलब छोटी मतलब जिसमें मर्डर इन्वॉल्व ना होता है, क्रिमिनल मतलब जिसमें मर्डर या फिर क्राइम इन्वॉल्व होता है, इसमें मिस्टेक्स है ना, गलतियाँ,
यहाँ पे क्राइम्स जनरली, पर इसमें तुमको इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। इसमें जब भी तुम गलती करोगे ना, एज अ प्रोमोटर, जब भी तुम कोई मिस स्टेटमेंट करते हो प्रोस्पेक्टस में, तुमको ये दोनों लाइबिलिटी तुम्हारा आ जाता है। ऐसा नहीं कि ईदर सिविल और क्रिमिनल बोथ। तो सिविल में तुम्हारा क्या होगा, अनट्रू स्टेटमेंट है, तो फिर जो पर्सन है, जो मतलब प्रोस्पेक्टस को विश्वास करके वो शेयर्स खरीदता है, तो फिर वो उस प्रोमोटर को सू कर देगा कंपेंसेशन के लिए। फिर ये भी बोला है, जो फैक्ट्स एंड मैटर्स प्रोस्पेक्टस में देनी ज़रूरी है, अगर वो फैक्ट्स में छेड़खानी करता है एंड फ्रॉडुलेंटली पर्सन्स को ब्रेन वॉशिंग कन्विंस कर देता है कि वो शेयर्स खरीदे, तो फिर अगेन वो सिविल लाइबिलिटी के टूवर्ड्स मतलब फंस जाएगा, उसको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। इन एडिशन, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, बोथ एडेड, दिस और दिस नहीं, बोथ शुड बी एडेड। तो मैंने क्या बोल रहा था मैं, तो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी इन एडिशन होता है, मतलब सिविल लाइबिलिटी भी आ जाता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आ जाता है। अगर वो बहुत बड़ा क्राइम है प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट देना। देखो, इन एडिशन टू सिविल लाइबिलिटी mentioned above, the promoters are criminally liable under section 34 of the Companies Act 2013, ये लिख लेना 34, कि वो क्रिमिनली भी लाइबल हो जाता है सेक्शन 34 के अंदर। ओके, फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग अनट्रू स्टेटमेंट विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, जेल होगी या फिर फाइन होगा, या फिर जो दोनों, जेल एंड फाइन। तो इन शॉर्ट हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा है, अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत स्टेटमेंट दिया जाता है, अनट्रू स्टेटमेंट दिया जाता है, एंड कोई भी उस स्टेटमेंट को भरोसा करके शेयर्स में सब्सक्राइब कर लेता है, तो फिर उसको पूरा हक बनता है कि वो प्रोमोटर को सू करे कंपेंसेशन के लिए। कोई भी फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस करने में भी ये फंसेगा, कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। फिर बस कंपेंसेशन देना काफ़ी नहीं है, उसको जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर दोनों, जेल फाइन। क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इस पॉइंट को पर्सनल लाइबिलिटी मत लिखना, इस पॉइंट को लिखना लाइबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, लाइबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, अगर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में उल्टा पुल्टा कर देते हो, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किस स्टेज में होता है, प्रमोशन स्टेज में होता है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कौन करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स, ये प्रोमोटर करता है बिहाफ ऑफ द कंपनी विद होम, विद द थर्ड पार्टीज। ओके, तो अगर तुम उल्टा पुल्टा काम करते हो रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, तब तुम्हारा लाइबिलिटी क्या होगा एज अ प्रोमोटर। देखो, द प्रोमोटर पर्सनली लाइबल बन जाएगा for all the preliminary contracts made by him on behalf of the company until the contracts have been discharged। until क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो जाता है और द कंपनी हैज टेकन ओवर द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर। आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट द डेथ ऑफ द प्रोमोटर डज नॉट रिलीव हिम फ्रॉम द लाइबिलिटी। प्लीज याद रखना, जो प्रोमोटर है अगर वो मर जाता है डजंट मीन वो बच गया, उसका फैमिली मेम्बर फंस जाएगा। ओके, उसका फैमिली मेम्बर्स को इसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, अभी देखो, ओके, तो